हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 6 है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पे हम विस्तार से करने वाले हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप जो है हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो उसके बाद ये आता है आपका तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है सारे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी हमारी लाइव क्लासेस होती है तो आपको सारी अपडेट यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन जरूर करना। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं बुक 1 की, तो यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसके बाद अपने 2 चैप्टर बचेंगे, जल्दी से आपके ये दोनों चैप्टर भी करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सीधा तृतीय क्रियाकलाप पढ़ाने से पहले थोड़ा सा प्राथमिक और द्वितीय को वापस से रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने क्या पढ़ा था प्राथमिक क्रियाकलाप में, कि प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, जिसके प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो सीधा जमीन से कच्चे माल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपके देखो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। इसमें यहाँ पे कृषि हो रही है, तो ये भी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, पशुपालन आपको दिख रहा होगा, तो ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं शिकार दिख रहा हो तो वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। ठीक है, खेती, खनन, खनन का कार्य आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, खनन आपको जहाँ पे भी दिख रहा है इसमें, ये सब क्या हो जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। तो ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, शिकार और खनन वगैरह, ये सारा का सारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, इतना बस अपने को समझना था। द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो द्वितीय क्रियाकलाप जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो चीज़ें हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से मिलती थी, उन्हीं चीज़ों के द्वारा, उन कच्चे माल को इस्तेमाल करके जब हम कोई प्रोडक्ट बना देते हैं जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपकी कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ठीक है, और कुछ सामान का विनिर्माण हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो किसी कच्चे माल को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। तो ये इमेज आपको द्वितीय क्रियाकलाप दर्शा रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल अच्छा सा है आपके सामने। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप में यानी किसान क्या करता है, खेत में जाके खेती करता है और आलू को उगाता है, तो ये तो हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। अब ये आलू एक द्वितीय क्रियाकलाप वाले के लिए क्या हो गया, कच्चा माल। यानी कि जो द्वितीय क्रियाकलाप वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, इस आलू को कच्चे माल के रूप में यूज करेगा और इससे बना देगा चिप्स। यानी यहाँ से सस्ते में आलू खरीदेगा और उसके चिप्स बना देगा और महंगे करके उसको बेच देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे कि एक और एग्जांपल है गन्ना। गन्ना क्या है, खेती से आता है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से आता है, लेकिन जब उसी गन्ने से चीनी बना दी जाए तो वो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए था। सिंपल, बस इतना ही समझना और कुछ भी नहीं समझना। अब बात करते हैं अपने चैप्टर पे, तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, इसको समझेंगे। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप जो होता है मेनली ये सेवा सेक्टर वगैरह जो होता है इससे रिलेटेड होता है। तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन जो है वो कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो तृतीय क्रियाकलाप में जो लोग होते हैं वो कुशल श्रमिक होते हैं। कुशल श्रमिक का मतलब होता है, आप इसको स्किल्ड लेबर मान सकते हैं। ठीक है, ऐसी लेबर जो स्किल्ड है, जिसने कुछ सीख रखा हो, यानी कि जो व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखें तो उसने ट्रेनिंग ले रखी होगी। ठीक है, या उस चीज़ में वो एक्सपर्ट होगा। इस तरीके के जो काम हो जाएंगे वो तृतीय क्रियाकलाप में आ जाते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल हो जाता है। ठीक है, उत्पादन इसमें किस चीज़ का होगा, कोई चीज़ नहीं बनाई जाएगी, बल्कि इसमें सेवाओं का उत्पादन होगा, विनिमय भी होगा, इसमें व्यापार वगैरह भी होगा। ठीक है, तो ये भी तृतीय क्रियाकलाप में होगा। तो ये आपको इतना समझना है। अब उत्पादन की बात कर लेते हैं। उत्पादन का मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि आलू से चिप्स बना रहे हैं, वो तो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप में था। उत्पादन का मतलब है सेवाओं के उत्पादन से। ठीक है, यानी सर्विसेज के। तो उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता होती है जिसका उपभोग किया जाता है। ठीक है, और विनिमय की बात करें तो विनिमय में आपका व्यापार आ जाता है, संचार, कम्युनिकेशन, परिवहन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हो सकता है अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा सा डाउट हो, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो बिल्कुल ना घबराएं, ये बस इंट्रो है। आगे एक एक टॉपिक करवाऊंगा, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, एकदम सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, सीधा सीधा आपको समझना है कि संचार जो है ये भी तृतीय क्रियाकलाप में है, व्यापार भी तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा,
ठीक है। सेवा जो है वो भी तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। सेवा क्या है वो भी आगे हम देखने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए, तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। यानी इसमें मूर्त वस्तु नहीं बनती। मूर्त वस्तु क्या होती है? मूर्त वस्तु जो आपको दिख रही हो, जिसको आप खरीद के ला सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट में जाते हो, कोई खिलौना खरीद के लाते हो, तो क्या है वो एक तरह से मूर्त वस्तु है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे मूर्त वस्तुओं का कोई उत्पादन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, सेवाओं का व्यवसाय होता है, तो इसको हम कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखो, सिंपल यहाँ से आपको समझना है, तृतीय क्रियाकलाप में आपका व्यापार आ जाता है, सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है, परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है। अब ये तो आपको सिंपल लग रहा होगा, सेवाओं में कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो सेवाएं समझा देता हूँ, ये आपको और आसानी से समझ में आएगी। देखिए, आप मान लीजिए कहीं पे कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में पढ़ते हैं, तो एक टीचर होगा, ठीक है, और आप स्टूडेंट हो। जो आप टीचर को फीस देते हो, यानी जो आप पेमेंट करते हो, ठीक है, पैसा देते हो, उसके बदले टीचर आपको क्या करता होगा? पढ़ाता होगा, ठीक है। यानी टीचर आपको क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, वो सेवा है, वो सर्विसेज में आएगा, ठीक है। यानी वो अमूर्त रूप से है, वो आपको दिखेगा नहीं ज्ञान कि कैसे ज्ञान दे दिया, कितना दे दिया, आप उसको नाप तोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आ जाएगी। इसके अलावा मान लो आप जाते हो बाल कटवाने के लिए सैलून में, आप किसी सैलून में जाते हो, वहाँ पे जाके आप क्या करते हो? बाल कटवाते हो। तो जो नाई जो है, सैलून वाला जो है, वो जो आपके बाल काट रहा है, वो भी आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। आपके घर में मान लीजिए कोई बिजली का उपकरण है, वो ख़राब हो जाता है, आपने फ़ोन करा, उधर से कंपनी की तरफ से वो कोई व्यक्ति आया, ठीक करके चला गया, वो भी क्या है? सर्विसेज है, सेवा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेवाएं में आ जाती हैं। चाहे आप किसी वकील से परामर्श लेते हो, उसके बदले फीस चुका रहे हो, तो वो भी आपकी सेवा में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सेवा में आ जाएंगी, ठीक है। चिकित्सक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो भी सर्विसेज में आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा। व्यापार और वाणिज्य, इसको देखते हैं। देखिए, व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। व्यापार में क्या होता है? सीधा सीधा वह कोई वस्तु होती है, उसको खरीदा बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ये बच्चे हैं, ये किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से पानी की बोतल या जूस वगैरह खरीदते हैं, उसके बदले क्या करते होंगे? दुकानदार को ये क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, ठीक है, रुपये दे रहे हैं, उसके बदले में वो क्या दे रहा है? उनको कोई प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये यहाँ पे व्यापार है। यहाँ पे किसी वस्तु का क्या हो रहा है? क्रय विक्रय हो रहा है, यानी किसी चीज़ को खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। आगे देखते हैं। व्यापार भी दो तरीके से होता है, एक फुटकर होता है, एक थोक व्यापार होता है, ठीक है, दोनों को समझेंगे। फुटकर और थोक व्यापार की सभी सेवाओं का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है, बिल्कुल। व्यापार का सीधा सीधा उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे वो फुटकर व्यापार हो चाहे वो थोक व्यापार हो, लाभ कमाना दोनों का उद्देश्य, ठीक है। ये सारा काम जो है कस्बों में या फिर नगरों वगैरह में आपको देखने को मिलता है, और इनको व्यापारिक केंद्र कहते हैं, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। विपणन केंद्र, यानी कि ये मंडियाँ होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, फुटकर क्या होता है, थोक क्या होता है, सिंपल आपको इंट्रो की तरह समझते हुए चलना है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक विपणन केंद्र पढ़ लो, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। विपणन केंद्र क्या होता है? इसको मंडी कहते हैं, सीधा सीधा, यानी बाजार जहाँ पे चीज़ें बिकती है। इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, एक है ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी कि एक गाँव का बाजार, एक है नगरीय विपणन केंद्र, एक शहर का बाजार, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो आपको क्लियर पता होगा, क्योंकि गाँव में जो बाजार होगा वो छोटे लेवल पे होगा, लोकल यानी स्थानीय स्तर की चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, छोटा बाजार होगा। लेकिन नगरों का बाजार जो होगा वो बड़ा होगा, वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपके पेपर में आता है। अब एक एक करके एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो आप किसी गाँव में रहते हो, आप किसी गाँव के बाजार में जाते हो, तो गाँव का बाजार आपने देखा भी होगा, कैसा होता है गांव का बाजार, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, सोचो, वही चीज़ें आपको इसके आंसर में लिखनी है। देखिए, जो गांव का जो मंडी होती है, जो विपणन केंद्र होता है, वो आसपास की जो बस्तियां होती है ना, उसका पोषण करता है। क्योंकि मान लो गांव में कोई बाजार लगता है, तो वहाँ पे खरीदार कौन आएंगे? आसपास के गाँव के लोग आएंगे, ठीक है। तो उन लोगों की जो नीड होगी, जो जरूरत होगी, उसकी पूर्ति करेगा, क्या करेगा? ये गाँव का बाजार, यानी ग्रामीण विपणन केंद्र, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ये केंद्र जो है स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें उपलब्ध है ना, आपको वही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो हैं सुविकसित नहीं होती। आपको
कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल नहीं पाएगी। गाँव के बाज़ार में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, वही आपको बताई गई है। यहाँ पे जो गाँव के लोग होते हैं उनकी जो अधिक मांग वाली वस्तु होती है, यानी गाँव के लोगों को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ें आपको इस बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ और बड़े लेवल की चीज़ चाहिए तो उसके लिए नगरीय विपणन केंद्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, दूर के बाज़ार में मिलता है। अब दूसरी तरफ है नगरीय विपणन केंद्र। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप हो शहर में, किसी नगर में, वहाँ पे जो मंडी होगी, ठीक है, बाजार होगा, वहाँ पे क्या होगा, आप इमेजिन करो और लिखना शुरू कर दो। देखो, ये केंद्र जो होंगे विशेष नगरीय सेवाएं प्रदान करेंगे। यहाँ पे आपको स्थानीय सेवाओं के साथ साथ, स्थानीय सेवाएं तो आपको मिलेंगी, सर्विसेज सारी मिलेंगी, इसके साथ साथ विशिष्ट वस्तुएं भी मिल जाएंगी, विशिष्ट सेवाएं भी मिल जाएंगी जो कि आपको गाँव के बाजार में कभी नहीं मिलती, जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये केंद्र भी निर्मित वस्तुएं प्रदान करता है, बनी बनाई चीज़ों को आपको उपलब्ध करा देगा। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, ये सारी सर्विसेज मिल जाएगी आपको। बाजार में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, वकीलों के, आपको परामर्शदाता के और चिकित्सक के सारी जो सुविधाएं, सारी की सारी चीज़ें आपको नगरों के बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं व्यापार में थोक और फुटकर। मैंने आपको बताया था ना, डिटेल में हम एक एक चीज़ को करेंगे। हमने विपणन केंद्र समझा, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण में क्या होता है हमने ये समझा, नगरीय में क्या होता है ये समझा। अब व्यापार को समझते हैं। व्यापार जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है थोक व्यापार जिसको हम कहते हैं होलसेल, एक होता है फुटकर व्यापार जिसको हम कहते हैं रिटेल। ठीक है, होलसेल और रिटेल में क्या अंतर होता है ये समझिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हो, आपको चाहिए, मान लो आपको चाहिए मैगी। ठीक है, आपको मैगी खरीदनी है। आप कहाँ पे जाओगे, आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाओगे। एक शॉप है आपके पड़ोस में, आप वहाँ से जाओगे, आप बोलोगे भाई मुझको 1 या 2 पैकेट या 3 पैकेट, जितनी भी आपको चाहिए होगे इतने पैकेट मैगी दे दो। ठीक है, वो आपको बता देगा भाई इतने रुपए दे दो और ये पैकेट ले जाओ। आप उसको उतने रुपए दे दोगे। ठीक है, यानी आपने पड़ोस की दुकान से जाके खरीदा, तो वो क्या हो गया आपके लिए फुटकर, ये रिटेल वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 या 2 या 3 पैकेट खरीदे हैं, ये रिटेल कहलाता है। ठीक है, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में बल्क क्वांटिटी, यानी बहुत बड़ी संख्या में खरीदा जाता है। जैसे दुकानदार जो है, अब जिस दुकानदार से आप खरीद के लाए हो 12 रुपए का पैकेट, वो दुकानदार 12 का थोड़ी, उसको तो वो बहुत कम का पड़ा होगा, 2-4 रुपए का उसका जो भी मार्जिन होगा वो सस्ते में लेके आया होगा, लेकिन वो लाया होगा होलसेल मार्केट से जहाँ पे वो बल्क में लाया होगा। आप तो 1 या 2 पैकेट लेके चले आए, लेकिन वो 50 पैकेट, 100 पैकेट, 200 पैकेट, ठीक है, इतने बड़े बड़े ऑर्डर देता है। हो सकता है बहुत बड़ी दुकान हो तो वो और ज़्यादा बड़ा ऑर्डर देता हो, यानी वो जो चीज़ खरीदता है ना वो उसको होलसेल प्राइस में मिलता है। होलसेल प्राइस, होलसेल इसी को कहा जाता है। ठीक है, होलसेल वाले जो होते हैं वो बड़े लेवल पे चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, फुटकर क्या होती हैं, आपको लोकल लेवल पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, व्यापार के टाइप्स हैं। थोक व्यापार को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, थोक बाजार का गठन जो है ये बिचौलियों, सौदागरों के द्वारा होता है। बिचौलिए क्या करते हैं, देखो कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, मान लीजिए ये कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, किसी चीज़ को बना रही है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि क्या है, बिचौलिया है। ये बिचौलिया क्या करता है, डायरेक्ट इस मैन्युफैक्चरर से, यानी जो कंपनी बना रही है उससे सीधा चीज़ों को खरीदता है। बिचौलिया क्या करते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट चीज़ों को खरीद लेते हैं और फिर बहुसंख्यक फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। उसके बाद ये क्या है, इसने खरीद लिया, ये आपके लिए होलसेलर है। फिर इससे क्या है, दुकानदार खरीद के लाएंगे, खूब सारे दुकानदार होंगे, वो इसकी दुकान पे आएंगे, इससे बल्क में सारी चीज़ें खरीद के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये होलसेलर होता है जो दुकानदारों को चीज़ें बेचता है। ठीक है, ये थोक विक्रेता जो होते हैं फुटकर भंडारों को उधार भी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, इसलिए दे देते हैं क्योंकि इनका तो वो रोज का कस्टमर है, वो बल्क में चीज़ें ले जा रहा है, रोज आना है, क्योंकि वो भाई व्यापार करने के लिए बैठा है, तो उसको उधार में भी दे देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता जो होते हैं वो ज़्यादातर थोक विक्रेता के जो पैसे होते हैं उसी पे अपना बिजनेस चला लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो वो उसको 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार दे देगा, बाकी उसको पेंडिंग में छोड़ देगा, वो माल खरीद लाएगा, उसको बेच देगा, फिर उसके जो पैसे आएंगे फिर वो चुका देगा, आगे फिर सामान खरीद लेगा, ये चलता रहता है। तो ये थोक व्यापारी होता है। ठीक है, जो किसी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद रहा है और बहुत बड़े लेवल पे बेच रहा है, तो इसको कहा जाता है थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। हाँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया मुझे, किसी बार एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर अगर हम सीधा जाके
रिटेल वाले के पास, फुटकर के पास ना जाकर सीधा हम थोक वाले के पास चले जाएं तो हमें तो सस्ता मिल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए वो आपको सस्ते में नहीं देगा, क्यों? क्योंकि जो होलसेल मार्केट होती है ना, जहाँ पे होलसेल में चीज़ें मिलती हैं, वो आपको एक पैकेट या 2 पैकेट चीज़ें ही नहीं देगा, वो बेचते हैं, ठीक है, बल्क में। जैसे मान लो कोई कपड़े की दुकान है, आपको कोई जीन्स खरीदनी है, आप होलसेलर के पास जाके बोलोगे मुझको एक जीन्स दे दे, तो वो देगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके पास पहले से ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको वो 1000, 2000, 10,000 पीस बेच रहा होता है, उसके पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों का, तो हम उससे नहीं खरीदते। हम क्या, इसीलिए हमें फुटकर से खरीदना पड़ता है, ठीक है, रिटेलर के पास जाके खरीदना पड़ता है। अगला है फुटकर व्यापार। ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं, ये सीधा उपभोक्ताओं को वस्तु विक्रय करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई कपड़े की दुकान है, आप उस दुकान पे गए, आपने कपड़े खरीद लिए, यानी सीधा आप उससे कनेक्टेड हो। वो व्यक्ति कहीं और से ला रहा है, किसी होलसेलर से ला रहा है, ठीक है, लेकिन आप होलसेलर से कनेक्टेड नहीं हो, आप सीधा इससे कनेक्टेड हो, ठीक है। फिर देखो जैसे फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ट्रक में बेचने वाले, डोर टू डोर जो बेचा करते हैं, डाक के द्वारा बेचने वाले, ये सब क्या होते हैं? फुटकर व्यापारी होते हैं, रिटेलर होते हैं, ठीक है, होलसेलर नहीं होते। रिटेलर आपको एक पीस, 2 पीस, 3 पीस दे देगा, होलसेलर कभी नहीं देगा, वो हमेशा बल्क में बेचता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक परिवहन। परिवहन को समझेंगे। देखिए परिवहन क्या होता है इसको समझिए। देखिए परिवहन जो है एक प्रकार की सेवा है, ठीक है, एक सर्विस है, एक ऐसी सेवा, एक ऐसी सर्विस है जिससे व्यक्ति को या वस्तुओं का, ठीक है, संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इसी को परिवहन कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। परिवहन एक ऐसी सेवा के रूप में है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। एग्जाम्पल के लिए ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, कंडक्टर, ठीक है, सामान को लादने वाले, सामान को उतारने वाले, टिकट संग्राहक, ये सारे कौन है? ये सब कहीं ना कहीं परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, परिवहन से रिलेटेड ये सभी व्यक्ति हैं। आगे देखिए, इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग जो हैं लगे होते हैं, लोगों को बड़े लेवल पे रोजगार मिल जाता है। परिवहन के कारण क्या है? पर्यटन में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि देखो पर्यटन, टूरिज्म, आप कहीं पे घूमने जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपका अगर वहाँ पे परिवहन अच्छा है, आपको गाड़ी सब कुछ वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है, तो क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमना पसंद करोगे। तो वही चीज़ है कि जितना अच्छा परिवहन होगा ना, उतना ही अच्छा टूरिज्म होगा। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधि जो है उसमें भी तेजी आती है, क्योंकि उद्योग में जो चीज़ बन रही है अगर परिवहन अच्छा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक उसको पहुंचाया जा सके, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वही आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार, ठीक है। संचार में क्या होता है? देखिए संचार सेवाओं में शब्दों को या संदेशों को या फैक्ट को, तथ्य को, ठीक है, प्रेषण किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, भेजा जाता है, इसको हम कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया। पहले क्या होता था? ज़्यादातर चीज़ें जो होती थी मौखिक होती थी, बोल कर कह दी जाती थी, लेकिन जब लेखन का आविष्कार हो गया तो उन चीज़ों को लिख कर रखा जाने लगा। जब किसी चीज़ को लिख कर रखा जाने लगा तो कहीं ना कहीं वो संरक्षित होने लगा, यानी लंबे समय तक वो चीज़ क्या है, रुक सकती है, उसको रखा जा सकता है, ठीक है। तो संचार भी कहीं ना कहीं परिवहन के साधनों पर निर्भर करता था। एक समय ऐसा था जब मान लो चिट्ठी लिखी जाती थी, तो जो चिट्ठी के जरिए जो संदेश भेजा जाता था उसमें भी परिवहन का इस्तेमाल होता था। भाई मान लो यूपी से कोई चिट्ठी लिखता है, दिल्ली में किसी को भेज रहा है, तो वो चिट्ठी जा कैसे रही है? किसी ना किसी परिवहन से ही तो जा रही है, तो ये उसमें भी रिलेटेड होता था। और ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायु, ठीक है, किसी भी माध्यम से परिवहित हो सकता था। हो सकता है कोई हाथ से ले जाए, ठीक है, कोई पशुओं के द्वारा उसको ले जा रहा हो, कोई नाव के जरिए ले जा रहा हो, कोई सड़क के जरिए, सड़क मार्ग से जा रहा हो, रेलवे के जरिए, यानी वायुयान के जरिए ले जा रहा हो, तो कोई भी तरीका हो सकता है, यानी परिवहित तो ये होता ही था, ठीक है। परंतु जैसे ही मोबाइल आ गया, उपग्रह जैसे आविष्कार हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? परिवहन जो है ये सारी चीज़ें परिवहन से मुक्त हो गई। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, उसमें लेटर बॉक्स में डाली जाती थी, फिर डाकिया आता था, उसको ले जाता था, फिर डाकिया छोड़ के आता था, परिवहन होता था। तो अब जब से मतलब मोबाइल वगैरह आ गए तब से ये सिस्टम ही खत्म। अब थोड़ी आपको चिट्ठी लिखनी है, अब दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति, पंजाब में बैठे हुए व्यक्ति से
तुरंत बात कर सकता है फ़ोन के जरिए, मोबाइल के जरिए। तो अब ये परिवहन का से ये चीज़ें परिवहन से मुक्त हो चुकी है, अब परिवहन की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं बची है, ठीक है। नेक्स्ट है दूर संचार, मोबाइल, टेलीफोन, ठीक है, के आने से संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब मिनटों में कहीं भी हमारा कम्युनिकेशन जो है हो सकता है। देखो दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना हो, मोबाइल के जरिए, टेलीफोन के जरिए आसानी से क्या होता है, किसी तक हम उस संदेश को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। रेडियो और दूरदर्शन, पूरी दुनिया में समाचार का प्रसारण जो है वो रेडियो और टेलीविज़न ने संचार को कहीं ना कहीं आसान बना दिया है। जब से रेडियो और टेलीविज़न आया है, दूरदर्शन आया है, तब से आप ये लगा लो कि कोई भी दुनिया में घटना हो जाए तुरंत आप टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए सुन सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मतलब आसान बना दिया है, इसीलिए इसको जनसंचार कहा जाता है, क्योंकि पूरी जनता को दूर दूर तक वो संदेश का लाइव प्रसारण कर दिया जाता है, सभी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर होते हैं। न्यूज़पेपर भी क्या है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम बन गया था, ठीक है। इसके जरिए भी क्या होता है, संदेश को पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट ने तो क्रांति ही ला दी है। इंटरनेट के जरिए अगर आप मैं इस वीडियो को बना के अपलोड कर रहा हूँ और आप वीडियो को देख पा रहे हैं, तो इंटरनेट है उसमें। व्हाट्सएप पे आप तुरंत एक बटन दबा देते हो, एक क्लिक कर देते हो, सारा आपका मैसेज जो है तुरंत ही पहुंच जाता है। ये सब कैसे हो पाया, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट ने भी कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, भेजा जाता था, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। अब एक ईमेल टाइप करना है और क्लिक कर देना है, तुरंत सेकंडों में आपका जो संदेश है वो पहुंच जाएगा। यानी कि कितनी ज़्यादा सहूलियत हो गई है, कितनी ज़्यादा आसानी हो गई है, किसके कारण, इंटरनेट के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। अब बात करते हैं सेवाओं की। तो सेवाएं मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कोई टीचर है वो टीचिंग कर रहा है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, वकील किसी को कानूनी सलाह दे रहा है, उसके बदले पैसे कमा रहा है, तो वो सर्विस है। डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, वो सर्विस है। माली, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, धोबी के द्वारा काम किया जाना, संगीतकार, परामर्शदाता, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे, ये सारे सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, याद रखना। कृषि, ठीक है, और मछली पालन, ठीक है, कृषि मछली पालन हो गया आपका। ये सारी चीज़ें किस में आती थी, प्राथमिक क्रियाकलाप में। मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो किस में आती थी, द्वितीय क्रियाकलाप में। सेवा किस में आती है, तृतीय क्रियाकलाप में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं पर्यटन सेवा, टूरिज्म। टूरिज्म भी एक तरह से एक सर्विस है। तो पर्यटन जो हाँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लेना, ठीक है। देखिए पर्यटन क्या होता है, एक यात्रा होती है, और ये यात्रा जो है ना, ये व्यापार के लिए नहीं होती, बल्कि ये प्रमोद के लिए। प्रमोद का मतलब होता है मजे के लिए, ठीक है, खुशी के लिए की जाती है। पर्यटन में क्या होता है कि लोग अपने निवास स्थानों से, अपने कार्यस्थल से, जो कार्यस्थल है उनका, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेरी तौर पर थोड़े समय के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाके मनोरंजन करते हैं, फिर वापस से अपने घर आ जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। इसको टूरिज्म कहते हैं। देखा, तो सिंपल है बिल्कुल। आप जैसे गर्मियों के महीने में आपने देखा होगा, गर्मियों के महीने में लोग क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, शिमला में जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, ठीक है, ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ पे रहते हैं, फिर वापस अपने घर पे आ जाते हैं। पर्यटन, इसी को क्या कहा जाता है, पर्यटन। किस लिए होता है, ये व्यापार के नज़रिए से नहीं, बल्कि प्रमोद के लिए, यानी खुशी के लिए होता है कि चलो 2-3 दिन इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से निकल के थोड़ा पहाड़ों में जाएंगे, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, इसलिए ये किया जाता है, ठीक है। टूरिज्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है। पर्यटन जो है विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनके आवास यानी उनके रहने के लिए होटल बनाए जाएंगे, वहाँ पे पैसा कमाएंगे। भोजन की व्यवस्था करना, वहाँ पे पैसा बनेगा। उनको लाना ले जाना, परिवहन होगा, वहाँ से पैसा बनेगा। मनोरंजन और खरीदारी, वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को भी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके लिए जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, लोगों को बड़े लेवल पे रोजगार मिल जाता है, बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री होती है जो टूरिज्म से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये व्यापार भी आ जाता है, इसमें सर्विसेज भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहला कारक है मांग, यानी कि डिमांड। आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों में
जीवन स्तर में सुधार आया है लोगों के, ठीक है, और उनके पास कहीं ना कहीं फुर्सत का टाइम भी बच जाता है। तो फुर्सत का टाइम भी बच रहा है, इसके कारण लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं घूमना पसंद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी वजह से पर्यटन की मांग बढ़ी है। तो पर्यटन की मांग जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन जो है, टूरिज्म वाला जो क्षेत्र है वो प्रभावित होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है, उसकी डिमांड कितनी है ये प्रभावित करता है। सेकंड है आपका परिवहन। अब देखो, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई गर्मियों में हमको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। अब आप कैसे जाओगे, तो आप ये देखोगे ना हम कैसे जाएंगे, परिवहन फिर आप ढूंढोगे। परिवहन में ये देखा जाएगा कि भाई बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, अपनी गाड़ी से जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार हो गया आज के समय में, तो इसके कारण पर्यटन क्षेत्रों का भी कहीं ना कहीं आरंभ हुआ है। बेहतर सड़कें हो चुकी हैं, इसके कारण भी लोग अपनी कार से, अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा पाते हैं, यात्रा कर पाते हैं। और वायु परिवहन भी आज के समय में काफ़ी विस्तारित हो चुका है। तो अब क्या है, जैसे मान लो किसी को गोवा जाना है दिल्ली से, तो वो तुरंत क्या करेगा, अपनी फ़्लाइट बुक करेगा और वहाँ पहुँच जाएगा। तो सारी सुविधाएं परिवहन की हो गई है, इसकी वजह से भी टूरिज्म क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को आकर्षित करेगी। तो सबसे पहली चीज है जलवायु। लोग कैसी जलवायु में जाना पसंद करते हैं, जो ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, ऐसी जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो जलवायु वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर भूदृश्य, क्योंकि लोग रहते हैं शहरों वगैरह में या गांव वगैरह में, वो चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सीनरी हो, जहाँ पे उसको पहाड़ देखने को मिले, नदी देखने को मिले, ठीक है, एक सुंदर सा दृश्य हो। तो भूदृश्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, लोगों को आकर्षित करता है। फिर इतिहास और कला, लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, ठीक है, जिस जगह का, चाहे धार्मिक महत्व हो, धार्मिक भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मथुरा वृंदावन हो गया, वैष्णो देवी हो गया, ठीक है। आप देखोगे आजकल खाटू श्याम वगैरह काफ़ी चल रहा है। तो लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जो धर्म से जुड़ा हो, या फिर ऐतिहासिक, जो पुराने किले वगैरह होते हैं, ठीक है, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, लोग उन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी आप यहाँ बता सकते हो। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब जलवायु देखो, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग जो होते हैं, जो सर्दी और ठंडे वाले एरिया में रहते हैं, वो ज़्यादातर ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको धूप मिले, ठीक है, जहाँ थोड़ा गर्म माहौल हो, ऐसी जगह पे जाना। भूदृश्य की बात करें तो लोग कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे पर्वत हो, झीलें हो, दर्शनीय समुद्री तट हो, ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास और कला। किसी क्षेत्र का इतिहास और कला कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है। लोग प्राचीन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, पुराने किले हो गए, पुराने मंदिर हो गए, महल हो गए, गिरजाघर, चर्च वगैरह हो गई, यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं और आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के घरों पे रुकना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आज के समय में एक बढ़िया व्यापार और एक सर्विस बन के उभरा है ये, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट है चिकित्सा पर्यटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लेना, बिल्कुल बिल्कुल रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। चिकित्सा पर्यटन क्या है और विकासशील देशों में तेजी से क्यों बढ़ रहा है, भाई इसके पीछे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो चिकित्सा पर्यटन क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति चिकित्सा के यानी उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि से संबंधित हो जाए, मान लो कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है, उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे जाके अपना इलाज कराता है, ठीक है, और इलाज करा लेता है वहाँ से, तो ये क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन। यानी उस घूमा तो वो भी है व्यक्ति दूसरे देश में जाके, लेकिन वो इलाज कराने के लिए गया है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई वो वहाँ जाके इलाज क्यों कराता है, अपने देश में क्यों नहीं करा लेता। तो देखो, जो विकसित देश है ना, अमेरिका जैसे देश, वहाँ पे इलाज जो होता है वो महंगा होता है, वही लोग अगर भारत में आके वही इलाज कराते हैं तो यहाँ पे सस्ता होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो ऐसे देशों में जाके इलाज कराना पसंद करते हैं। तो अगर भारत को देखें हम, तो विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है भारत, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे
कहीं ना कहीं लोग तेजी से आ रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए, तो ये चिकित्सा पर्यटन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर विकसित देशों से यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाती है और काफ़ी कम पैसों में मिल जाती है। एक क्वेश्चन है, चतुर्थ सेवाएं क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एक इसको पूछ लिया जाता है, चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो चतुर्थक से देखो, तृतीयक तक हमने पढ़ लिया, चतुर्थक सेवाओं में क्या आ जाता है, जो विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, विशिष्ट कार्य करने वाले, ज्ञान का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चतुर्थक की श्रेणी में आते हैं। इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर भी कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन हो रहा है, सेवाओं में वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, ठीक है, और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। एक ही प्रकार का काम जो है वो तृतीयक और चतुर्थक दोनों में हो सकता है, यानी कि एक ही प्रकार का काम है वो तृतीयक में भी आ सकता है, चतुर्थक में। जैसे कि अध्यापक क्या करता है, पढ़ाता है, यानी कि टीचिंग करता है। टीचिंग क्या होता है, तृतीयक क्रियाकलाप होता है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो सर्विस में आ रहा है। लेकिन कोई अध्यापक नई शिक्षा प्रणाली पद्धति को अपना ले और कुछ आविष्कार कर दे, कुछ नए तरीके से पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो कहीं ना कहीं चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकीय विभाजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, अंकीय विभाजन बहुत सिंपल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरी दुनिया में असमान रूप से वितरित है, ठीक है, इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में देखें, कुछ देश बहुत आगे निकल गए हैं, तरक्की कर गए हैं, तो कुछ देश पिछड़े रह गए हैं, ठीक है, कुछ देश आगे हो गए हैं, कुछ देश पीछे रह गए हैं, तो इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम दो देशों को कंपेयर करें, जैसे मान लो आप अमेरिका को कंपेयर करो पाकिस्तान जैसे देशों से, तो आपको क्या दिखेगा, अमेरिका कितना डेवलप है, पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है, मतलब गिरा हुआ का मतलब है कितना नीचे है, उसकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। तो यहाँ पे अंकीय विभाजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जबकि विकासशील देश को देखें तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो दुनिया में अगर हम देखें, वर्ल्ड के मैप में देखें, दो देशों को कंपेयर करें तो हमको ये दिखता है। क्या ये हम अपने देश के भीतर भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, देश के भीतर भी ऐसा हो सकता है। जैसे देश के भीतर मान लो भारत का एग्जाम्पल ले लो, भारत में एक ऐसा राज्य होगा, ठीक है, जैसे मान लो आप कर्नाटक राज्य देख लो या यूपी राज्य देख लो, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ डेवलप दिखेंगे, लेकिन इसी को अगर आप कंपेयर करते हो किसी नॉर्थ ईस्ट के राज्य से तो वो उतना ज़्यादा डेवलप आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हो सकता है, कोई राज्य आगे हो सकता है, कोई राज्य पीछे हो सकता है। तो इसको देश के भीतर भी हम अंकीय विभाजन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। देश के बड़े बड़े नगरों, महानगरों में सूचना और संचार की जो टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होती है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में ये सुविधाएं नहीं होती है, तो आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हो। आप किसी शहर को कंपेयर कर सकते हो किसी गाँव से, तो आपको शहर काफ़ी ज़्यादा डेवलप दिखेगा, गांव उतना डेवलप नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे भी अंकीय विभाजन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए उच्चतर स्तर के निर्णय लेने, यानी सबसे जो हाई लेवल के निर्णय लेने का काम है, या पॉलिसी का निर्माण यानी नीतियों का निर्माण करने का जो काम होता है, वो पंचम क्रियाकलाप में आता है। पंचम क्रियाकलाप अभी तक के जो हमने पढ़े थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, हाई लेवल के निर्णय लेने होते हैं या हाई लेवल की नीतियां बनानी होती है। इनमें ज्ञान आधारित उद्योग जो कि चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी होती है, और उससे अगर इसको हम कंपेयर करें तो दोनों के बीच में थोड़ा ही अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये पंचम क्रियाकलाप होते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक है बाह्य स्रोतन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमको कोई कार्य करवाना है किसी से, तो हम क्या करते हैं, उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। यानी मान लो हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई हमको ये काम करवाना है, बता कितने रुपए लेगा, और हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या फिर शुद्ध भाषा में बोले तो ठेका दे देते हैं, कहते हैं ना ठेका देना। जैसे मान लो आपने कभी मकान बनवाया होगा तो हम ठेके पे दे देते हैं काम, तो ये बाह्य स्रोतन ही कहलाता है। बाह्य स्रोतन का मतलब है ठेका देना। इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या है, देखो इससे दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने में कहीं ना कहीं ये लाभकारी है, क्योंकि हम जब किसी एक्सपर्ट को ठेका देंगे तो वो काम अच्छे से करेगा तो दक्षता में सुधार आएगा, और वो वेस्टेज को बचाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी लागत भी कम हो जाएगी।
तो जब हम किसी बाहरी अभिकरण को, अभिकरण का मतलब संस्था है, यानी हम किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्था को कोई काम सौंप देते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाह्य स्रोतन कहलाता है। बाह्य स्रोतन में कार्य जो होता है वो समुद्र पार के स्थानों पर भी स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ शेयरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ठेका देना भी दो तरीके का है, अगर देश के अंदर ही ठेका दिया है तो ठीक है, अगर वो समुद्र पार कहीं दूर के किसी देश में कहीं और दे दिया है तो वो क्या कहलाएगा, ऑफ शेयरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लें, बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल आएगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल साधारण सा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर दोगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।